Hi everyone, welcome back to the channel. This is Ikra Memon and today we are going to start about Manu. देखिए ये जो आपका एंशियंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट है आई ट्राई टू कवर इट बट आई एम नॉट वेरी श्योर दैट वेदर आई विल बी एबल टू कवर इट completely or not. ठीक है, so I'll be dealing selectively with your different topics. In case I would be able to complete its syllabus, then I would complete if time allows. ठीक है, otherwise I would be dealing with certain topics which are more important from your examination point of view. So let's get started with this particular part. इसमें देखिए हम मनुस्मृति जो है एक बहुत ही ज़्यादा कंटेंशियस कंट्रोवर्शियल और आप कह सकते हैं एक तरीके से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अथॉरिटेटिव और साथ साथ बायस्ड तरीके का टेक्स्ट है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है और डिफरेंट स्कॉलर्स का इसके बारे में क्या कहना है। और ये जो एंटायर फ्रेमवर्क है, देखिए आपको पॉलिटिकल थॉट पढ़ाया जा रहा है बट मनु इज़ प्राइमरीली रिलेटेड विद रिलीजन। ठीक है, रिलीजन ऑल्सो। तो मनुस्मृति इज़ प्राइमरीली अ धर्मशास्त्र। ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट इट। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से पॉलिटिकल थॉट्स तो है ही बट इसका मेजरली क्रिटिक जो है, ठीक है, वो आपको रिलीजियस थॉट के बेसिस पे देखने को मिलेगा। ठीक है, पॉलिटिकल थॉट तो एक तरीके से आप देखेंगे सो इट इज़ फाइन, इट इज़ नॉट मतलब देखिए बहुत सारे जो उनके पॉलिटिकल थॉट्स है प्राइमरली इट इज़ दैट सिमिलर टू दैट ऑफ कौटिल्य। ठीक है, तो वी गिव प्राइमेसी टू कौटिल्य इंस्टेड ऑफ मनु इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट, क्योंकि ऐसा माना जाता है दैट मनु के जो थॉट्स है आइदर मनु हैज़ कॉपीड फ्रॉम कौटिल्य। ठीक है, और कौटिल्य हैज़ कॉपीड फ्रॉम मनु। दोनों में से एक चीज़ तो होगी, क्योंकि देखिए इनके बहुत सारी जो चीज़ें हैं जैसे फॉर एग्जांपल हाउ यू हैव टू डील विद योर फॉरेन पीपल। ठीक है, जिसमें संधि है, विग्रह है। ठीक है, अलग अलग तरीके की पॉलिसीज इन्होंने बताई है विच इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ कौटिल्य। सिमिलरली इन्होंने जो सप्तांग थ्योरी बताई है दैट इज ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ कौटिल्य। Now there is a possibility that either Kautilya has copied from Manu or Manu has copied from Kautilya. अब मनु कौन थे? देखिए both the figures, ठीक है, either it is Kautilya और मनु, we do not know who were these people. ठीक है, पहली बात तो ये है। मनु के बारे में जितना कौटिल्य के बारे में वी डू नॉट नो एनीथिंग, क्योंकि उनके बारे में कोई हिस्टोरिकल टेक्स्ट हमें नहीं मिलता। ठीक है, जहाँ तक हमें पता है, ठीक है, कौटिल्य वॉज वन ऑफ द पर्सन जो चंद्रगुप्त मौर्य के आप कह सकते हैं उन्होंने उनको हेल्प की थी। नॉट द पर्टिकुलर कौटिल्य जिन्होंने ये बुक लिखी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कौटिल्य जब पढ़ेंगे तब मैं आपको क्लियर कर दूंगी, बट मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ कि जो कौटिल्य है प्राइमरीली वी ऑफन एसोसिएटेड विद दैट ऑफ जिसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेट करते हैं कि कौटिल्य की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेशन को जो है मतलब अपना एम्पायर सेटअप किया था। बट इनका कोई भी मेंशन इंस्क्रिप्शन में आपको नहीं देखने को मिलता है। तो कुछ हिस्टोरियन का पॉइंट ऑफ व्यू डिफर करता है कि अगर ये वही कौटिल्य है तो क्यों इनका कोई भी तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कहीं पर भी इनका मेंशन क्यों नहीं मिलता है। ठीक है, या फिर जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कौटिल्य ने बताया है अपनी बुक में वो हमें कहीं पर इम्प्लीमेंटेड होते हुए क्यों नहीं दिखता है। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन एसोसिएटेड विद इट, विल डील विद दैट इन पर्टिकुलर कौटिल्य। नाउ वी हैव टू डील विद मनु। ठीक है, मनु के साथ तो और ज़्यादा चीज़ें जुड़ी हुई है। ठीक है, कौटिल्य के साथ तो सिर्फ हिस्ट्री जुड़ी हुई थी। ठीक है, मनु के साथ मैथोलॉजी भी जुड़ी हुई है। ठीक है, अब मैथोलॉजी को भी समझेंगे, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को भी समझेंगे, मिथ्स क्या है वो भी समझेंगे, और जो चीज़ें मतलब एक गलत चीज़ें जो सोसाइटी में प्रिवेल्ड है उसको भी हम समझेंगे। तो देखिए पहले तो हम समझते हैं इसके बारे में मनु के बारे में। ठीक है, तो मनु देखिए थोड़ा सा मैथोलॉजी से रिलेटेड है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। तो पहले तो हम समझते हैं कि जो रिलीजन में इसमें हम डील करेंगे। ठीक है, रिलीजन में डील करेंगे इन द सेंस दैट कि रिलीजन टेक्स्ट का क्या कहना है वो हम समझेंगे और रिलीजन टेक्स्ट कितना सही है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, उसकी वैलिडिटी भी हम चेक करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जितना भी एंशंट मतलब हिंदुइज्म का जो लिटरेचर है उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दैट इज धर्म शास्त्र, धर्म सूत्र और कमेंट्रीज। ठीक है, तो अगर हम देखें कि एंटायर जो हिंदू लॉ है, ठीक है, सोसाइटी में जो प्रिवेल हो रहा था बहुत टाइम से और आज भी जो बहुत हद तक प्रिवेल होता है वो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जो है गवर्न होता है। ठीक है,
मनुस्मृति के अकॉर्डिंग गवर्न होता है। अब इसमें आप जितनी भी आज के टाइम पे और जो पहले भी सोशल इविल्स थे जो भी सोसाइटी में प्रिवेल करते थे, ठीक है, चाहे वो आप कोई भी सोशल इविल ले लीजिए, चाइल्ड मैरिज ले लीजिए, या फिर आप विमेन को विडो रीमैरिज पे बैन ले लीजिए, या फिर कितने भी सोशल इविल्स, जो भी सोशल इविल्स जो प्रिवेलिंग और एग्जिस्टिंग थे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं इस बारे में, ठीक है। जैसे सोसाइटी का डिवीजन होना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जितने भी अनटचेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, कास्ट सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो शूद्र वर्ण है, जो उनको मतलब एज ए ह्यूमन भी ट्रीट नहीं किया जाता, उनको इतना डीह्यूमनाइज तरीके से ट्रीट किया जाता था। एंड फ्रॉम एंशियंट टाइम ओनली आप देखेंगे आर्यन पीरियड से लेकर, तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं तो ये सब मनुस्मृति में आपको जो है देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हिंदू लॉ का बेसिस है। और आपको एक चीज़ बता देती हूँ मैं, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने देखा कि दे वर वेरी सेंसिटिव टू रिगार्डिंग ऑफ रिलीजन, ठीक है, और उनको पता था कि इंडियन पीपल जो है वो रिलीजन के रिगार्डिंग बहुत सेंसिटिव है। तो उन्होंने जो फर्स्ट बुक ट्रांसलेट की, ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, तो वो थी हमारी मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया, मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया। एंड पॉइंट इज दैट कि उन्होंने ट्रांसलेट क्यों किया, उनको ऐसा कोई शौक नहीं चल रहा था, ठीक है। द पॉइंट इज दैट कि उन्होंने, देखिए आज के टाइम पे भी हम देखेंगे कि जो यूसीसी का कॉन्सेप्ट अभी आ रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बट अभी भी हम देखेंगे कि हिंदूज आर गवर्न बाय देयर ओन लॉज एंड मुस्लिम्स आर गवर्न बाय देयर ओन लॉज, क्रिश्चियंस आर गवर्न बाय देयर ओन लॉज। तो मतलब अभी हम देखेंगे कि सबके अपने अपने लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होता है, ठीक है। तो ये मनुस्मृति को ट्रांसलेट करने का मेन मकसद ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि जो लॉ जिसके अकॉर्डिंग हिंदूज को गवर्न किया जाएगा वो उनको जो है बताना है, ठीक है, इसलिए वो उसको ट्रांसलेट करते हैं। अब जब वो ट्रांसलेट करते हैं हम आगे पढ़ेंगे, और ट्रांसलेट करने के बाद जो है हमें इसका टेक्स्ट मिलता है, ठीक है। अब इसके बारे में कंट्रोवर्सी ये कहती है कि हमें ओरिजिनल टेक्स्ट इसका नहीं मिलता है, ठीक है, ओरिजिनल टेक्स्ट हमें नहीं मिलता है। ऑफ कोर्स ही बात है कि ये बहुत टाइम पहले से अलग अलग उस पर लिखी गई थी, मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी गई थी, तो हमें इसका ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं मिलता है, बट कुछ पार्ट हमें जो है इसका मिलता है। खैर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारा डिस्कशन जो है, बिकॉज हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं हम कि इसका ओरिजिनल टेक्स्ट है कि नहीं है, या फिर उसकी आर्कोलॉजी क्या है, वो सब हमारा कंसर्न नहीं है, हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी बुक है जिसमें सोशल लाइफ भी डिस्क्राइब्ड है, ठीक है, सोशल लाइफ भी डिस्क्राइब्ड है, सब कुछ डिस्क्राइब्ड है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कह सकते हैं आप इन ह्यूमन बुक है। इन ह्यूमन बुक है इन द कॉन्टेक्स्ट दैट कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इनके मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और मनुस्मृति की बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक टकरार रही है, ठीक है। मनुस्मृति को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बॉन फायर में जलाया है, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने जो है बॉन फायर को ओपनली जो है जलाया है। एंड उसको जो है उन्होंने रिजेक्ट किया है, उनके उसके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसिज्म देखा है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म। उनकी खुद की एक बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसमें उन्होंने भर भर के लिखा है, ठीक है। बाद में अलग बात है कि जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे उन्होंने उनकी बुक भी जला दी थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब ये है कि इट इज़ मनुस्मृति अपने आप में अगर आप देखेंगे तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंटेंशियस कंट्रोवर्शियल इशू रिलेटेड टू हिंदू रिलीजन। और इसमें जितने भी जो भी हम देख सकते हैं कि हिंदुज़म में भी डिफरेंट तरीके के सेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट तरीके के आप कह सकते हैं क्षेत्र, फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, अलग अलग प्रैक्टिसेस प्रिवेल करती है। तो रिगार्डिंग मनुस्मृति ये है कि मनुस्मृति की जो भी प्रैक्टिसेस है वो ऑल ओवर इंडिया गवर्न नहीं करती थी, ऐसा भी माना जाता है। बट मेजोरली पहले भी और अभी भी जो है इस मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जो है हिंदू ट्रेडिशन गवर्न होता है। अब हम पढ़ते हैं कि मनु थे कौन अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी पर्टिकुलरली अगर हम इस तरीके से रेफर करें तो ऋग्वेद में मनु का नाम बहुत बार मेंशन किया गया है, और उन्हें ये बोला गया है कि मनु जो है वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। और ब्रह्मा जो थे उन्होंने विराट पुरुष को क्रिएट किया, और विराट पुरुष से जो है मनु बॉर्न हुए, तो मनु मतलब मेंटल सन है ब्रह्मा के। अब चलिए इस लॉजिक को अगर आप समझेंगे तो ये लॉजिक आपको बाद में जाके गलत लगेगा। क्यों गलत लगेगा आपको मैं समझाती हूँ। देखिए मनुस्मृति जब लिखी गई, जो हिस्टोरियंस इसे डेसिफर करते कि किस पीरियड में लिखी गई, वो थी 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 4th सेंचुरी एडी। इससे पहले वो कहते हैं कि मनुस्मृति का कोई आप कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस नहीं है, एटलीस्ट रिटन फॉर्म में।
तो ये चीज़ कि अगर मनु मतलब इसमें ऐसा बताते हैं कि अपने जो डिसाइपल है उनको पढ़ा रहे हैं ऋगु को, और उन्होंने जो है हर चीज़ लिखी है। मतलब मनु को बताने की कोशिश की जा रही है कि मनु इज़ द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, मनु कौन है? आदि पुरुष है, फर्स्ट पर्सन है। तो अगर इस लॉजिक के हिसाब से जाए तो मनु जब अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो 2nd सेंचुरी बीसी में किस तरीके से एक बुक को कंपोज कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये लॉजिक जो है आपका गलत हो जाता है। ठीक है, खैर ये एक रिलीजन से एसोसिएटेड चीज़ है, बट कहने का मतलब ये है कि ये लॉजिक यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखें कि मनुस्मृति जब मनु लिख रहे हैं तो उसमें वो एक ऐसे स्टेट के बारे में लिख रहे हैं जो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है। ठीक है, और अपने बारे में जब वो लिखते हैं, ठीक है, अपने बारे में जब डिटेल में लिखते हैं तो ऐसा लगता है, ठीक है, उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी किंग के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, ये सब जो टेक्स्ट है, ये सब जो पॉलिटिकल टेक्स्ट है उनके, वो ऐसा लगता है देख के कि किसी किंग के लिए लिख रहे हैं कि किंग को कैसा होना चाहिए। मतलब हो सकता है कि मनु कोई भी तरीके के किंग के, कोई भी आप कह सकते हैं किंग जिनको पैट्रोन करते हैं, ठीक है, उन वो लोग अपने किंग के लिए अपनी कह सकते हैं आप पॉलिटिकल टेक्स्ट लिखते हैं, उस तरीके के थिंकर हो सकते हैं। तो एक जो मनु का मेंशन ऋग्वेद में है, अगर हम वो मनु को इसको कंसीडर करें तो ये मनु जो है ये मनु नहीं हो सकते। ठीक है, पहली बात, अगर इस चीज़ को अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में समझे। दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, और इसमें ये भी मानना है रिलीजन में कि ये रिलीजन में मानना है कि ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा ने जो जितने भी सोशल रूल्स एंड कंडक्ट्स हैं, ठीक है, वो मनु को बताया और मनु ने दूसरे सेजेस को बताया। ठीक है, अब अगर इस चीज़ को हम समझ लेते हैं तो अब जब आगे चल के मैं आपको इनके रूल्स एंड रिलीजन के कंडक्ट बताऊंगी तब आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि इतने अनजस्ट और इतने कह सकते हैं आप इनह्यूमन जो है लॉस और रिलीजन किस तरीके से जो है सोसाइटी में प्रिवेल कर सकता है, और कैसे इसे जो है, इसे मतलब कहने का मतलब ये है कि इसे जो है ब्रह्मा के थ्रू बताने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि इसे डिवाइन ओरिजिन के थ्रू बताने की कोशिश की जा रही है, कि इसको डिवाइन ओरिजिन दे दिया जा रहा है कि भाई इसका जो शुरुआत हुई है, इसकी जो शुरुआत है डिवाइन ओरिजिन से है, ताकि लोग इसे फॉलो करें। लोग जो है किस कैसे फॉलो करेंगे? ठीक है, आपको कोई कह देगा कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र हो, आप नहीं सुनोगे, लेकिन आपको कहेगा कोई कि नहीं ये तो ब्रह्मा ने बोला है। ठीक है, आपको ऐसे, आप इस धर्म में पैदा, आप इस कास्ट में पैदा हुए, आपको ये ड्यूटी फॉलो करनी है। तो आपको डिवाइन ओरिजिन के थ्रू जो है आपके माइंड में ये डाला जा रहा है। खैर आगे पढ़ते हैं, हम समझते हैं। अब मनुस्मृति जो है हिंदू रिलीजन का बेसिस है। हिंदू रिलीजन के जो लॉ और सोशल सिस्टम है ये इसके द्वारा जो है गवर्न किए जाते हैं। लेकिन अगर हम स्कॉलर्स की बात करें, अब स्कॉलर्स तो देखिए रिलीजन को नहीं पढ़ेंगे, वो लोग क्या पढ़ेंगे? वो लोग पढ़ेंगे एंशिएंट टेक्स्ट को। तो एंशिएंट टेक्स्ट को जब स्कॉलर्स पढ़ते हैं तो स्कॉलर्स का बहुत अलग अलग ओपिनियन है। ठीक है, स्कॉलर्स का ओपिनियन है तो वो कहते हैं कि मनु एक अपने आप में खुद नाम नहीं था, बल्कि ये एंशिएंट ड्यूटीज को कहा जाता था। ठीक है, उसके अलावा मनुस्मृति को कंपोज कब हुई इसके बारे में भी जो है डिफरेंट ड्यूटीज का डिफरेंट डिफरेंट मानना है। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि शुंगा डायनेस्टी के बीच में कंपोज हुई, कुछ लोगों का मानना है कि ये, जैसे डॉक्टर वीसी कहते हैं, डॉक्टर वीसी का मानना है, सरकार का मानना है कि ये 150 बीसी से पहले कंपोज हुई। मैक्स मिलर का ओपिनियन है कि ये 4th सेंचुरी के बाद कंपोज हुई। ठीक है, अलग अलग डिफरेंसेस है। तो देखिए हमें इसके बारे में डेट भी नहीं पता है। ठीक है, हमें इसके बारे में डेट भी नहीं पता है, बट हम इतना कह सकते हैं कि जब इंडिया में आर्यन पीरियड शुरू हुआ था उसी के साथ जो है इसका जो है ओरिजिन हुआ है। ठीक है, अब खैर इसके बारे में हम आगे समझते हैं। इसके बारे में हमें डेट जो है मालूम नहीं पड़ी है। अक्सर हम जब इसको मेंशन करते हैं तो हम मेंशन करते हैं 200 बीसी से लेकर 200 एडी तक के। ठीक है, ये टाइम पीरियड हम इसका मेंशन करते हैं, बट ये भी हमें मालूम नहीं है। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखिए, हमको मालूम नहीं है कि ये टाइम पीरियड सही है या नहीं जो हम मेंशन कर रहे हैं। ये टाइम पीरियड आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। ठीक है, और पैट्रिक ओलिवेला बताती है कि मनु के पास जो है कौटिल्य की कॉपी थी अर्थशास्त्र की, जिसमें से उन्होंने बहुत सारा लीगल और प्रोसीजरल मटेरियल कॉपी कर लिया था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि ये ऊपर इलॉजिकल क्यों है। अगर कोई इंसान फर्स्ट मैन है तो वो उससे पहले वाले पर्सन का, कौटिल्य का अर्थशास्त्र का मटेरियल कैसे कॉपी कर सकता है? ठीक है, तो ये जो बात है ये पहले ही जो है गलत प्रूफ हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि मनु के बहुत सारे जो आइडियाज़ थे, जैसे स्वराष्ट्र के आइडियाज़ हो गए, मंडल राष्ट्र के आइडियाज़ हो गए,
जितने भी आइडियाज़ है ये हमें लगता है कि ये सब उन्होंने जो है किससे लिए है, कौटिल्य से लिए है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो आइडियाज़ है ये इनके ओरिजिनल आइडियाज़ है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। और ये इन्होंने जो साम दाम दंड भेद की जो पॉलिसी है जो कि ऑलरेडी कौटिल्य ने बताई थी, उसी चीज़ को ये अडॉप्ट करते हैं। साथ साथ बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि फॉरेन पॉलिसी को डील करना है, मैंने आपको बताया संधि, कॉम्प्रोमाइज़ करना, विग्रह यानी वॉर करना, यान, ठीक है, आसन, द्वंद्वी-भाव, अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आश्रय, सबऑर्डिनेट अलायंस, ये सब चीज़ें भी उन्होंने किससे ली है, कौटिल्य से ली है। अगर हम बात करें इसका पहला ट्रांसलेशन कब होता है तो विलियम जोन्स ने मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया था 1794 में, और ये पहला संस्कृत टेक्स्ट था जो कि नॉन एशियंस को अवेलेबल कराया गया। और इन्होंने मैक्स मुलर ने इसके बारे में डिटेल में लिखा था, और इसके इसको उन्होंने डिवाइड किया था 12 चैप्टर्स में, ठीक है। 12 चैप्टर्स में उन्होंने डिवाइड किया था, और इसमें हर चीज़ लिखी गई है, हर चीज़ लिखी गई है, मतलब वर्ल्ड का ओरिजिन कैसे हुआ, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ मनुस्मृति अपने आप में एक पॉलिटिकल टेक्स्ट नहीं है, इट इज़ मेनली अ रिलीजन टेक्स्ट, हिंदू रिलीजन टेक्स्ट है। और इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें माइथोलॉजिकली भी मेंशन्ड है, ठीक है। इसमें बर्थ और रीबर्थ की प्रोसेस बताई गई है, और साथ साथ सेलिबेसी के बारे में बताया गया है, डेली रिचुअल्स के बारे में बताया गया है, फीमेल एजुकेशन, राजशास्त्र और क्राइम्स के बारे में, शूद्र को कैसे रहना है उसके बारे में। तो इसमें अलग अलग जो है चीज़ें मेंशन की गई है। और जहाँ तक बात है पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी की मनु की, तो आप जहाँ हद तक, बहुत हद तक के जो है मनु की पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी से आप एग्री नहीं होंगे, क्योंकि इनकी पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं मिथिकल, बहुत ज़्यादा इनएप्रोप्रिएट, और आप कह सकते हैं एक तरीके से बायस्ड या फिर इलॉजिकल और इम्प्रैक्टिकल है। जैसे कि 7 चैप्टर में बताते हैं मनुस्मृति में वो बताते हैं कि किंग का ओरिजिन कैसे हुआ। किंग का ओरिजिन ऐसे हुआ कि बहुत ही अजीब बताते हैं कि कहते हैं कि सोसाइटी में क्या था, एनार्की थी, ठीक है। अब एनार्की थी और है ना लोग परेशान थे, तो लॉर्ड ने क्या किया, किंग क्रिएट किया। और किंग को कैसे क्रिएट किया, इंद्र, पवन, यामा, सूर्य, अग्नि, वरुणा, मून और कुबेर, ये सब जो अलग अलग जिनको पहले के टाइम पे आप क्या देख सकते हैं कि ऋग्वेद वगैरह में आपको वैदिक पीरियड में जिनकी वर्शिप मिलती है, तो उनके पार्टिकल से क्रिएट किया। और उन किंग को इसलिए आपको डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपको किंग की बात सुननी है, वो क्या है, किंग जो है अपने आप में डाइटी है ह्यूमन फॉर्म में। अब अगर आपको, आप लॉजिक लगा के इसे देखिए, ठीक है, ये सब इलॉजिकल बातें हैं लेकिन आप इसे लॉजिकल लगा के देखिए, लॉजिक लगा के आपको ऐसा देखना है कि ये सब क्यों लिखा जा रहा है, इसके पीछे की मानसिकता को समझिए, ठीक है। बाद में भी जो किंग्स आए थे, जैसे कि इंडिया में आप देखेंगे जो कुशानास थे, ठीक है, वो अपने आप को कैसे बताते थे कि मैं गॉड लाइक हूँ। उनको बताने का मकसद क्या था वो आपको समझना है, ठीक है। मकसद ये रहता है कि देखिए, अगर प्रजा को आपको ये कन्विंस करना है कि आपको अपने राजा को एक्सेप्ट करना है, चाहे वो कुछ भी करे, तो आप कैसे एक्सेप्ट करवाओगे प्रजा को, तब आप अपने आपको बताओगे कि मैं तो भाई बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं मतलब मैंने तो, मुझे तो गॉड के द्वारा चूज़ किया गया है। तो ये चीज़ जो है पहले के किंग जो है बताने की कोशिश किया करते थे। और जैसे कि आप देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में, और इसमें समुद्रगुप्त की तारीफ लिखी गई है उनकी कोर्ट पोएट के द्वारा। तो उसमें कितनी तारीफ लिखी गई है उनकी तारीफ, अगर आप उसको कहते हैं हम हाइपरबली, हाइपरबली जिसे हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, यानी बढ़ा चढ़ा कर लिखना, इतना बढ़ा चढ़ा के लिखना, इतना बढ़ा चढ़ा के लिखना कि बस। तो यही चीज़ बताने की कोशिश की गई है कि किंग जो है वो क्या है, डिवाइन है, ठीक है, ऐसा बताने की कोशिश की गई है। और इसको जो है किंग को हमेशा आपको रिस्पेक्ट करना है, और किंग का काम क्या है, वर्ण श्रम धर्म को मेंटेन करना। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हिंदू पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं, हिंदू सोशल लाइफ में वर्ण श्रम धर्म का जो रोल रहा है कि डिवीजन ऑफ कास्ट, डिवीजन ऑफ रिलीजन, मतलब डिवीजन ऑफ सोशल ड्यूटीज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जिसका मेंशन आपको मिलता है ऋग्वेद के अंदर भी, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है कि देयर आर पीपल हु विल से कि नहीं, ये नहीं है, इट इज़ हार्ड टू एक्सेप्ट बट इट इज़ देयर, ठीक है। तो ऋग्वेद के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि एक पुरुष सूक्त आपको देखने को मिलेगा जिसमें बताया गया है, ये इसमें मनुस्मृति में भी आएगा पुरुष सूक्त, ठीक है, उसको रिकोड किया गया है। तो पुरुष सूक्त आपको देखने को मिलेगा कि जो ब्रह्मा है, जो प्रीमियल मैन है, उसका सैक्रिफाइस होने के बाद उसके माउथ में से जो है, मतलब ब्राह्मण पैदा हुए, उसके आर्म्स में से जो है क्षत्रिय, उसके थाइस में से, या फिर कुछ लोग कहते हैं फ्रॉम हिज नेवल, अलग अलग ओपिनियन है, ठीक है।
वैश्यास वेर बॉर्न एंड फ्रॉम हिज फीट जो है वो दी शूद्रास वेर बॉर्न। तो आप देखिए समझिए इस बात को कि ये जो पॉलिटिकल मतलब जो सोशल लाइफ को कास्ट के बेसिस पे डिवाइड करना और किसी एक कास्ट को नीचे बताना और किसी एक कास्ट को ऊपर बताना, ये चीज़ जो है क्या कहते हैं, ये जो रिलीजन में जो है ये इनहेरेंट थी, ठीक है, ये इनहेरेंट थी। ये आपको ऋग्वेद से लेकर बाद के पीरियड में भी दिखेगी और मनुस्मृति में भी आपको दिखेगी, ठीक है। अब ये चीज़ तो हो गई, इसके बाद यही चीज़ जो है यहाँ पर जो है आपको रीइंस्टेटेड दिखेगी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, मनुस्मृति इज अ रिलीजियस टेक्स्ट, इट इज़ अ रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है। अब आपको इसके बारे में जो भी सोचना है आप सोच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा क्योंकि ये मनुस्मृति अपने आप में इतनी कंटेंशियस टेक्स्ट है कि आप सोचिए जितनी भी आज के टाइम पे जितने परेशानी मुद्दे हैं, ठीक है, रिजर्वेशन है, क्यों है रिजर्वेशन, क्योंकि SC ST यानी जो शेड्यूल्ड कास्ट यानी जो अनटचेबल्स थे उनके साथ क्या हुआ था, अन्याय हुआ है, ठीक है, बहुत सेंचुरीज तक है, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा कास्ट सिस्टम है जो हजारों साल से चला आ रहा है, ठीक है, वी नेवर नो कि कितना पुराना ये कास्ट सिस्टम है, ठीक है, और ये कास्ट सिस्टम मनुस्मृति में रीइंस्टेट किया गया है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कंटेंशियस टेक्स्ट माना जाता है। तो अब इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि हर पर्सन को अपने खुद का कास्ट जो है फॉलो करना है, और वो ये भी कहते हैं कि हर किंग का काम क्या है, वर्ण श्रम धर्म को मेंटेन करना, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना, और बाकी सब चीज़ें तो उन्होंने बहुत सारी कौटिल्य से जो है आप कह सकते हैं ली है, चुराई है, जो भी आप कहना चाहें। तो कहने का मतलब ये है कि वो कहते हैं कि सबको टैक्स पे करना है, सबको जो है अलग-अलग तरीके के मतलब उन टैक्स आपको पे करना है, और जो अपनी ड्यूटी नहीं मतलब फुलफिल करेगा वो हेल में जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इनके आइडियाज़ हैं। मैंने आपको पहले कहा ये मोर ऑफ व्हाट अ रिलीजन टैक्स है, ना कि एक पॉलिटिकल टैक्स। हम इसे पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आइडियली जो है एक रिलीजियस टैक्स है, और वो भी बहुत ज़्यादा हद तक कि आप कह सकते हैं इनवैलिड, इनअप्रोप्रिएट, इलॉजिकल टेक्स्ट है। खैर हम समझते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि अगर हम इसके रिलीजियस या फिर सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी जान के कि किस तरीके का टेक्स्ट है, और जिसका जो मेन अभी भी आज के टाइम पे बहुत लोग जो है फॉलो करते हैं, और इसी की वजह से जो सोशल इनइक्वालिटीज़ आपको देखने को मिलती है सोसाइटी में, आज भी बहुत सारी जो इसकी चीज़ें मेंशन्ड है वो आज भी बहुत हद तक के बहुत से लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा जो है सोच विचार की बात है, लेकिन खैर इस पर कोई ध्यान नहीं देता। अभी हम हमारा कंसर्न जो है वो पॉलिटिक्स रिलेटेड है, तो हम पॉलिटिक्स समझ लेते हैं। मनु जो है स्टेट को सप्तांग थ्योरी की तरह बताते हैं, मतलब स्टेट जो है समझ लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है, और ऑर्गेनिज्म में ऐसी मतलब इन शॉर्ट ऐसा आपको बता रही हूँ कि एक ऑर्गेनिज्म है इन द सेंस दैट कि इसके अलग अलग फीचर्स हैं, ठीक है, जैसे कि स्वामी एक किंग है जिसको हेड की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, अमात्य मिनिस्टर्स उसके, ठीक है। ये सब देखिए आपको आइडियाज़ दिखेंगे, ये सब आइडियाज़ आपको कौटिल्य में भी मिलेंगे, ठीक है। और पूर यानी कैपिटल, कैपिटल मतलब अब देखिए पूर और नेशन दो अलग वर्ड्स है जो कि मनु मेंशन करते हैं। इसके बदले में पूर और कैपिटल जो है मतलब पूर और नेशन दोनों चीज़ें मेंशन नहीं है कौटिल्य के टेक्स्ट में, ठीक है। इसकी जगह पे जनपद मेंशन है, ठीक है, किला और जनपद मेंशन है, ठीक है, किला और जनपद। हम कौटिल्य में डील करेंगे, आपको पता चल जाएगा। कोष, कोष मतलब फंड, आपको पता है गवर्नमेंट के पास ट्रेजरी होना ज़रूरी है। दंड, दंड यानी पनिशमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड यानी मित्र, आपके जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत अच्छे मित्र एसोसिएट होना चाहिए। अगर हम बात करें मनुस्मृति के बारे में, मनुस्मृति में बताया गया है कि जो किंग है वो मेन है, ठीक है, सुप्रीम है, और पहले के टाइम पे ऑफ कोर्स ही बात है कोई डेमोक्रेसी का तो सिस्टम था नहीं। इट मीन्स दैट कि स्टेट मतलब जो किंग हुआ करता था इसको सारी पावर्स दे दी गई थी। अभी हम आगे पढ़ेंगे, किंग का हर काम होता था, ठीक है, हर काम, अभी हम आगे समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा, किंग की ड्यूटी समझेंगे, ठीक है। तो अभी पहले हमें समझना है कि किंग का काम है मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना, ठीक है। अब मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने के लिए वो क्या क्या चीज़ें देखेगा, एक तो देखेगा ट्रेडिशन, ठीक है, एक देखेगा एबिलिटी, एक देखेगा टेस्ट, एक देखेगा फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड टेस्ट ऑफ करेज, अलग अलग तरीके के टेस्ट लेगा, ठीक है। और सीक्रेसी, सीक्रेसी यानी एप्सियोनेट सिस्टम, इट मीन्स दैट कि जासूस वगैरह होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे अपने सर्वेंट्स की लॉयल्टी को चेक करा जाए बार बार, ठीक है, ऐसा मनु का मानना है, ठीक है। अब देखिए, अब
कौटिल्य का जो कौटिल्य जो है फिर भी एक तरीके से आप देख सकते हैं थोड़े से मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर है। मनु आप देख सकते हैं बहुत ही हद तक, मैंने आपको कहा ना, ये अनइक्वल बातें करते हैं और बहुत ज़्यादा हद तक इनके जो टेक्स्ट है ये बड़े से कंटेंशियस है, इसलिए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके टेक्स्ट को जला दिया था। ठीक है, अब बात ये क्या करते हैं, मनु ये कहते हैं कि आपको हमेशा ब्राह्मण की जो है क्या ब्राह्मण को इंक्लूड करना चाहिए इन द मैटर ऑफ पॉलिसी। ठीक है, अब कौटिल्य ऐसा नहीं कहते। ठीक है, कौटिल्य का कोई बायसनेस नहीं है ब्राह्मणों की तरफ। जब हम कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ब्राह्मण की तरफ इनका बायसनेस नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि ब्राह्मण में आपको जो है हमेशा इंक्लूड करना चाहिए और हर डिपार्टमेंट को अपना अपना पावर होना चाहिए, हर डिपार्टमेंट को ऑटोनॉमी दे देना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें जो है इंक्लूडेड है। इनकी जो थ्योरी है आपको देखने को मिलेगा कि इनकी जो थ्योरी है ये है बेसिकली पैटर्निस्टिक थ्योरी है। व्हाट डू यू मीन बाय पैटर्निस्टिक थ्योरी? जिसमें किंग जो है वो फादर की तरह है और गार्जियन की तरह है और वो बाकी सब लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करना जो है इसका काम है। और वैसे ये 20 क्वालिटीज़ बताते हैं, 20 या फिर आई एम नॉट रॉन्ग, ये अलग अलग तरीके से बताते हैं। अगर हम वो देख मतलब बताते हैं कि किंग को टॉर्टोइस जैसा एक्ट करना चाहिए जब जब अपने वीकेस्ट इंसान के मतलब वीकेस्ट इंसान को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसको पेशेंस उसके अंदर किसके हेरोन की तरह होना चाहिए, कभी भी मतलब जल्दी जल्दी काम नहीं करना चाहिए, उसके अंदर ताकत होनी चाहिए लायन जैसी। ठीक है, अलग अलग फीचर्स बताते हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग फीचर्स बताते हैं कि इस तरीके से होना चाहिए, किंग को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब देखिए इंसान के अंदर इतनी क्वालिटीज़ नहीं होती है, लेकिन वो बताने की क्या कोशिश करते हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ बताने की कोशिश करते हैं। अब मनु एंड कौटिल्य में एक और डिफरेंस ये था कि मनु और कौटिल्य में कौटिल्य जो है वो बेसिकली एक एक्सपांशनिस्ट किंग बताते हैं। मतलब कि कौटिल्य बताते हैं कि किंग को अपने आसपास के टेरिटरी को अनेक्स करके अपना किंगडम एक्सपांड करना चाहिए, लेकिन मनु ऐसा नहीं बताते। मनु कहते हैं कि आपको क्या करना है, इस तरीके की एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी नहीं फॉलो करनी है। अटैक करना है, अगर आपको वार करना है तभी करना है जब आपको लगे कि आप जीत सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति में बहुत सारी चीज़ें जो है प्रिविलेजेस दिए गए हैं टू दी ब्राह्मण्स। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और वो ये भी कहते हैं कि किंग जो है वो क्या है, टेम्पोरल अथॉरिटी है। ठीक है, और ब्राह्मण जो है स्पिरिचुअल अथॉरिटी। मतलब ब्राह्मण को इतना स्टेटस दिया गया है कि दोनों के अथॉरिटी का आपको मानना है। ठीक है, दोनों के अथॉरिटी को मानना है, किंग को भी मानना है और ब्राह्मण को मानना है। अब देखिए इनसे आपको क्या समझ में आ रहा है कि मनु हो सकते हैं अपने आप में एक ब्राह्मण होके, जो चाहते थे कि अपनी सोसाइटी में हमारा दबदबा बने रहे। ठीक है, और इसलिए कहीं न कहीं वो ब्राह्मण को रीइंस्टेट कर रहे हैं कि ब्राह्मण को ऐसा करिए, ब्राह्मण को ऐसा करिए। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, अभी हम जानते कुछ नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हो सकता है। किंग का काम क्या है, लोगों को धर्म, अर्थ और काम जो है अचीव करवाना। अब देखिए रिलीजन जो है इसमें चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब मोक्ष तो इंसान खुद ही प्राप्त करेगा। ठीक है, बाकी तीनों काम चीज़ें ये चीज़ें अचीव करवाना किसका काम है, किंग का काम है। लोगों की रक्षा करवाना, लोगों की रक्षा करना। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों आर्मी से। इंटरनल आर्मी में जैसे थीफ हो गया, मर्डरर्स हो गए, कुछ भी तरीके के अलग अलग लोगों से प्रोटेक्शन दिलवाना और बाहर के एनिमी से भी प्रोटेक्शन दिलवाना गवर्नमेंट का काम है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बहुत गलत है, ठीक है, गलत है इसलिए मैं आपको बताते जा रही हूँ क्योंकि आपको क्रिटिसाइज भी करने को आएगा, क्रिटिकली एनालाइज मनुज आइडिया। तो मनु के आइडियाज़ में सबसे ज़्यादा गलत चीज़ ये है कि वो कहते हैं कि हर वर्णों को अपनी ड्यूटी फॉलो करवाना भी किंग का काम है। ठीक है, ये बहुत गलत चीज़ वो बताते हैं। और साथ साथ स्टेट में पीस बनाना वो सब तो ठीक है, बट ये जो चीज़ है कि वर्ण श्रम धर्म, हर वर्ण अपनी खुद की ड्यूटी फॉलो करेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें, ये भी बताते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि शूद्र का काम क्या है, द्विजेश। द्विजेश यानी हायर कास्ट। अब आपको पता है कि ये माना जाता है हिंदू सोसाइटी में कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों जो है ट्वाइस बॉर्न कास्ट है। ट्वाइस बॉर्न कास्ट है, इनका जो है मतलब इनके जो है जब बर्थ होता है तो इनकी सेरेमनी अलग होती है और वो सेरेमनी में विमेन नहीं होती है। ठीक है, और ना ही जो है शूद्रास इंक्लूडेड होते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल प्रथा है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। ब्राह्मण जो है जनेऊ पहनते हैं, वो सब चीज़ें। तो दीज आर वेरी अनइक्वल स्ट्रक्चर्स और रिलीजन, जो चीज़ें जो है ऑलरेडी है रिलीजन में, लेकिन ये लोग आज भी फॉलो करते हैं। ठीक है, लोगों को कितना भी आप देखिए लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के आप आइडियाज़ पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है ये सब चीज़ें जो है लोग फॉलो करते हैं। खैर, अभी हम पढ़ रहे थे मनु को, तो मनु यही कहते हैं कि
शूद्र का काम क्या है, हायर कास्ट को सर्व करना, और साथ साथ कोई भी डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में झगड़ा फसाद हो तो उसको सुलझाना किंग का काम है। एजुकेशन प्रोवाइड करना, अच्छे टीचर्स बनाना, ये सब किंग का काम है। टैक्स लगाना किंग का काम है। और साथ साथ जो है किंग को जो है लैंड एंड वेल्थ भी जो है एक्योर करनी है। ठीक है। अब एक और चीज़ हम समझते हैं, उनकी कुछ पॉलिसीज वो बताते हैं, जैसे एक्विजिशन, सिक्योरिटी, ग्रोथ एंड वर्दी ऑफ लैंड एंड मनी गिफ्ट। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि किंग का काम क्या है, अब सिक्योरिटी मेंटेन करना, ग्रोथ, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम संस्कृत में अगर हम कहें तो रक्षा करना, ठीक है, सिक्योरिटी मेंटेन करना। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे योगाक्षेमा, और उसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें मेंशन्ड है कौटिल्य वाले पार्ट में। ठीक है। तो वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, मैं अभी आपको आगे चल के वहाँ पर बताऊंगी। ठीक है। तो इसका इनका आइडियाज़ देखिए थोड़ा सा अलग है कौटिल्य से, लेकिन पूरा अलग नहीं है। इसलिए तो फॉरेन स्कॉलर्स कहते हैं कि कौटिल्य के आइडियाज़ में से कुछ आइडियाज़ उन्होंने लिख के जो है अपनी बुक लिख दी है। कौटिल्य की तरह एक्सपांशनिज्म जो है इनकी पॉलिसी नहीं है। ठीक है। इन्होंने जो है लेकिन डिप्लोमेसी के 6 चीज़ें बताई है, संधि, विग्रह, याना, आसान, द्वंद्विभाव और संशय। मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। ये कौटिल्य की थ्योरी जैसा ही है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे है। कैसे मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर दुश्मन उनको लगता है कि कमज़ोर है तो आपको जो है वॉर करना चाहिए। ठीक है। वॉर करना चाहिए, दैट इज़ विग्रह। ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भैया किंग जो है वो कमज़ोर नहीं है, तो आपको न्यूट्रलिटी भी आप अपना सकते हो। न्यूट्रलिटी यानी कि यहाँ पर आपको जो लिखा गया है आसन। ठीक है। आप न्यूट्रलिटी भी बना सकते हैं। द्वंद्वी भाव यानी डिवाइड एंड रूल करना। डिवाइड एंड रूल यानी कि जैसे कि आप एक जन दूसरे जन को लड़ा दो और खुद बैठ के आराम से इंजॉय करो। इट मीन्स दैट कि दूसरी कंट्रीज के अंदर अगर आप देखें तो एक कंट्री को आप दूसरी कंट्री से लड़ा दे सकते हो और आप आराम से बैठ के जो है द्वंद्वी भाव जिसे हम कहते हैं, डुअल एक्शन, एक इंसान के साथ पीस बनाए रखना, दूसरे इंसान के साथ वॉर करना। द्वंद्वी भाव, दो अलग अलग तरीके के आप चीजें कर रहे हो, उसे हम द्वंद्वी भाव कहेंगे। ठीक है। तो ये अलग अलग संस्था है, मतलब आपको किसी के साथ क्या करना है, अलायंस मेकिंग करना है, अलायंस मेकिंग। ठीक है। याना यानी कि आपको प्रिपरेशन फॉर वॉर, अलग अलग तरीके की चीजें इन्होंने जो है मेंशन की है। तो यही सब चीज़ें हैं कि या तो आप ऐसा बताओ कि हम क्या करने वाले हैं, वॉर शुरू करने वाले हैं, लेकिन वॉर शुरू मत करो। या तो आप ऐसा बताओ कि अगर आपके पास मतलब अलग अलग तरीके की उनकी पॉलिसीज़ हैं। अगर आप किंग को ऐसा लग रहा है कि नहीं भैया मैं हारने वाला हूँ, तो आपको अलायंस मेक करना है। यानी कि समझ लीजिए कि अब आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप हारने वाले हैं, तो एक पावरफुल कंट्री के साथ आपका अलायंस ऑलरेडी बना हुआ रहना चाहिए। ठीक है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने जो है मेंशन की है। बात करते हैं ड्यूटीज़ ऑफ द किंग की। तो ड्यूटीज़ क्या है, पहले तो समझना है एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज़ है। एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज़ यानी प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है। मतलब आपको पता है रक्षा करना और मैनेज करना दोनों जो है किसका काम है, ड्यूटी है किंग की। और इसके लिए जो है किंग को क्या मिलेगा, लोगों की 1/6 अर्निंग मिलेगी प्रोटेक्शन करने के मतलब बदले में, जैसे कि जिसको हम टैक्स कहते हैं। ठीक है। जुडिशरी मतलब पहले के टाइम पे ऐसा तो नहीं था आज के जैसा जुडिशियल फंक्शंस अलग है, राजा ही जो है वो न्याय करेगा। ठीक है। अभी देखिए इसमें भी इनजस्टिस, जस्टिस करने में भी इनजस्टिस। मतलब राजा को क्या करना चाहिए, आप अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, तो जो राजा था वो ब्राह्मण से कंसल्ट करेगा। और दूसरी चीज़ ये कि ब्राह्मण के लिए जो सज़ा रहेगी ना, वो सज़ा शूद्र के लिए नहीं रहेगी। आपको जान के हैरानी होगी। ठीक है। आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में डिटेल में। अगर शूद्र, ठीक है, अगर कोई शूद्र चाहे कोई भी तरीके की वेद पढ़ना या सुनना, तो उसके कानों में गरम-गरम तेल जो है पिघला के, जो तेल पिघला के जो है डाल दिया जाए, ये मनु जो है बताते हैं अपनी बुक में। तो इसलिए मैं आपको कह रही थी कब से कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल, कंटेंशियस और इलॉजिकल और डीह्यूमनाइजिंग बुक है। ठीक है। जो आज भी रिलीजन में बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, लेकिन ये आपको समझना भी ज़रूरी है और इसके हम आगे पढ़ते भी जाएंगे। तो ये सब चीज़ें, और जब जुडिशरी की बात करते हैं ये, तो राजा को बोला गया है कि आपको जुडिशरी न्याय करना है, लेकिन आपको ब्राह्मण के लिए अलग सज़ा होती है, शूद्र के लिए अलग सज़ा होती है, विमेन के लिए अलग सज़ा होती है, विमेन के लिए भी बहुत अलग सज़ा है, वो हम पढ़ेंगे। अगेन कानून बनाना है, लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी किंग के हैं, लेकिन कानून भी जो है धर्म शास्त्र के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। धर्म के प्रिंसिपल जो है वॉलेट नहीं होना चाहिए और ब्राह्मण के साथ ही मिलकर लॉ बनाना चाहिए। अब देखिए फिर से ब्राह्मण की बात की जा रही है। अब अगर ब्राह्मण के साथ मिलकर ही आप लॉ बनाएंगे तो आप कैसा कानून बनाएंगे। आप समझ लीजिए अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, और एक ही पर्टिकुलर अपने सेक्ट को ले लिया और बोला कि बाकी सब सेक्ट बाहर रहो, तो कैसा लॉ बनेगा। ठीक है। आप वो सोचिए। तो ये जो है इनका आप कह सकते हैं बायस्ड जो है व्यू है।
सेकेंडली एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करते हैं तो किंग जो है हर तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन में जो है मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने का काम ये सब जो है किंग का ही रहता है, लेकिन इसमें फिर वो अगेन जो है ब्राह्मण को एम्फसाइज करते हैं। बात करते हैं एक्लिसियास्टिकल, किंग को जो है चीफ प्रीस्ट को जो है अपॉइंट करना है और दूसरे प्रीस्ट को भी जो है अपॉइंट करने का काम किसका है, किंग का ही है। अब अगेन ये प्रीस्ट वगैरह है तो प्रीस्ट कौन होगा, ऑफ कोर्स ही बात है ब्राह्मण ही होगा। उसके बाद बात करते हैं रिवेन्यू, तो रिवेन्यू मतलब जो किंग होता है उसको फाइनेंस एंड इकोनॉमी के बारे में जानकारी होना चाहिए, इन्फ्लेशन से उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसके पास जो है ट्रेजरी होना चाहिए ताकि कुछ ऐसी मतलब नेशनल इमरजेंसी, जैसे आज के टाइम पे नेशनल इमरजेंसी नहीं, उस टाइम पे सूखा पड़ जाना, ड्रॉट आ जाना, कुछ भी मतलब चीज़ें जो है उस वजह से जो है राष्ट्रकोष होना चाहिए जिसकी वजह से बाकी सब लोग की रक्षा हो सके कोई नेचुरल डिजास्टर या फिर नेचुरल कैलेमिटी एडवर्सिटी में, ठीक है। उसके अलावा आर्मी की बात करें तो किंग जो है वो सुप्रीम कमांडर आर्मी का भी है। और मनु ये भी कहते हैं कि आपको जो है सोल्जर्स का ध्यान रखना है ताकि वो लोग आपको अच्छे से जो है सर्व कर सके। अब बात करते हैं किंग को एजुकेशन एंड कल्चर भी प्रिवेंट मतलब बढ़ाना है, लेकिन देखिए विमेन के लिए कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ब्राह्मण को आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो ये इतनी सारी जो है आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं अनजस्ट इनके पॉलिटिकल थॉट्स हैं। अब देखिए इतने अनजस्ट पॉलिटिकल थॉट्स हैं तो आपको क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। एक जगह पे आपको लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे आइडियाज़ पढ़ाए जाते हैं और एक तरफ आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि इनसे जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, जैसे कि लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, और इंडिया बताना चाहता है कि हमारे पास भी बहुत सारे पॉलिटिकल थॉट्स हुआ करते थे पहले के टाइम पे, तो वो सब चीज़ें बताने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए देश चलाना है तो पॉलिटिकल थॉट्स तो होंगे, ठीक है, क्योंकि सिविलाइजेशन चल रही आ रही है, राजा है तो जस्टिस भी करेगा, बट इसमें आपको कोई भी तरीके की डेमोक्रेसी नहीं दिख रही है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं दिख रहा है, रूल ऑफ लॉ नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इक्वालिटी नहीं दिख रही है, लिबर्टी नहीं दिख रही है, फ्रेटर्निटी नहीं दिख रही है, कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब ये कैसा जस्टिस हुआ कि ब्राह्मण के साथ आप अलग व्यवहार करेंगे। अगर इंडिया में ऐसा बोल दिया जाए कि कानून सबके लिए सेम नहीं है, ठीक है, कानून अंधा नहीं है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कानून अलग है, दूसरी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कानून अलग है, तो ये जस्टिस हुआ नहीं हुआ। तो वो चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है कि पहले के टाइम पे जो किंग हुआ करते थे, एक तो उनके साथ सारी पावर्स उनके पास है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, हर पावर उनके पास है। ऊपर से अनइक्वल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, ऊपर से एजुकेशन का राइट सबको नहीं है, ना राइट्स है, ना डेमोक्रेसी है, ना लिबर्टी है, ना इक्वालिटी, ना फ्रेटर्निटी, ना जस्टिस, कुछ नहीं है। लेकिन ये फिर भी आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपको समझ में आए कि एक तरीके का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पहले भी हुआ करता था हमारे पास, और आज भी जो है वो बहुत हद तक एप्लीकेबल है, ठीक है। तो एप्लीकेबल तो है, वो बात मानी मानी जा सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो बताई है कौटिल्य और मनु ने वो आज भी एप्लीकेबल है इंटरनेशनल रिलेशंस में, डोमेस्टिक अफेयर्स में। लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि उसका कौन साइड भी तो आपको देख के चलना है। आपको ये नहीं समझ लेना है कि इंडिया विश्व गुरु है, ठीक है, और इंडिया के पास तो सब कुछ था। तो अगर सब कुछ था तो देखिए क्या क्या था, ठीक है, कितनी इनइक्वालिटीज थी वो भी आपको समझनी है, ठीक है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, बात समझते हैं क्या कौटिल्य का जो है किंग ऑटोक्रेटिक है। तो किंग कौटिल्य का ऑटोक्रेटिक नहीं है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, वो कहते हैं डिवाइन ओरिजिन है, लेकिन किंग को धर्म के अकॉर्डिंग काम करना है। अब धर्म ही ऐसा है इन द सेंस दैट कि धर्म क्या है, हर वर्ण को अपनी ड्यूटी फॉलो करनी है, ठीक है। अब धर्म क्या है कि किंग को अपने ड्यूटी क्या फॉलो करनी है कि हर वर्ण को अपने जो है धर्म फॉलो करवाना है। अब धर्म मतलब शूद्र का धर्म ये है कि उसको हायर कास्ट को जो है सर्व करना है। तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं अनजस्ट स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए एक ट्रिक है कि धर्म के नाम पे आप जो है किसी को इनइक्वालिटी की बात करें, तो ये वही चीज़ हो गई। किंग जो है वो दंड का भी इस्तेमाल कर सकता है। किंग देखिए दंड का तो बहुत इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे बताया गया दंड अपने आप में खुद किंग है। मनु बताते हैं कि दंड इज द रूलर, जब सब लोग सोते हैं तो दंड प्रोटेक्ट करता है। दंड की बहुत इंपॉर्टेंस बताई गई है। आपको अपना IIPT याद होगा, सेमेस्टर 1 का मैंने बहुत पढ़ाया था आपको, अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा तो। इनफैक्ट आप जाके IIPT के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। जब मैंने वहाँ कौटिल्य मनु के बारे में डिस्कस किया था, उनके पॉलिटिकल थॉट्स बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। उसमें बताया गया दंड इज द रूलर, व्हेन एवरीवन स्लीप्स दंड इज द वन हु प्रोटेक्ट्स द रूलर, ठीक है, प्रोटेक्ट्स एवरीवन। तो धर्म धम्म और दंड में हमने समझा था, और उसके अलावा हमने मनु के आइडियाज समझे थे, कौटिल्य के आइडियाज समझे थे, तो स्टेट क्राफ्ट समझा था, सब कुछ समझा था हमने डिटेल में, ठीक है। तो मैं आपको प्रिफर करूँगी, अगर आपके पास टाइम है तो आप जाकर वो वीडियोज़ देख सकते हैं, और मेरे नोट्स उन पर्टिकुलर चैप्टर्स पे डले हुए टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं।
बहुत सारी चीज़ें सेम है। देखिए अभी आपको क्या करना है, पॉलिटिकल थिंकर्स के थ्रू पढ़ना है। आपने जो आईआईपीटी पढ़ा था वो आपने इन जनरल पॉलिटिकल थॉट पढ़ा था, ठीक है। उसमें सारे थिंकर्स आप एक पर्टिकुलर थ्योरी में पढ़ रहे थे। अभी आपको क्या करना है, थिंकर वाइज पढ़ना है, बस इतना डिफरेंस आ गया और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जो है किंग जो है, बेसिकली अगर हम बात करें तो मनु किंग को किस तरीके से बताते हैं कि किंग को अपने धर्म के अकॉर्डिंग रूल करना है, ना कि किंग को जो है। और वो ये भी कहते हैं कि किंग अगर कोई बायस्ड है, डिसाइडफुल है, तो उसको उसको जो है लोग है ना अटैक करके जो है मार देंगे, ये भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अलग अलग चीज़ें जो है वो आइडिया वो देते हैं। अब बात करते हैं देखिए सोशल फिलोसफी की। अब देखिए ये सबसे ज़्यादा कंटेंशियस है और ये चीज़ उन्होंने वेदा से डिराइव की है, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि वेद में इनइक्वालिटीज़ नहीं है, तो देखिए सबसे पहले तो मनु मानते हैं कि किंग को क्या करना है, धर्म को प्रमोट करना है, और वो मानते हैं कि वेद इज़ द सोर्स ऑफ ऑल रिलीजन, ठीक है। अब वेद का सोर्स ऑफ ऑल रिलीजन, अब अगर कोई भी धर्म के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा तो उसे पनिश किया जाएगा, ठीक है। और उनके अकॉर्डिंग धर्म अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग होता है। जैसे कृता युग आपको पता है, कृता त्रेता द्वापरा और कलयुग, ठीक है। तो कृता युग में असेटिज्म यानी कि मोक्ष प्राप्ति ये सबसे इंपॉर्टेंट था। त्रेता में नॉलेज इंपॉर्टेंट था। द्वापरा में यज्ञ इंपॉर्टेंट था। कलयुग में गिफ्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर ये कलयुग है तो ये कहाँ से जो है ये एप्लीकेबल होता है, गिफ्ट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ धर्म, ठीक है। ये तो मतलब बहुत कंटेंशियस, फिर मैं आपको कह रही हूँ कि इसमें मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगी क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। बट आपको खुद समझ में आ रहा होगा, लॉजिक अगर आप अप्लाई करें तो रिलीजन के साथ लॉजिक थोड़ा सा होना चाहिए। मतलब रिलीजन इलॉजिकल, अगर आप किसी टेक्स्ट को बोलेंगे कि रिलीजन का बेसिस बन जाएगा तो फिर उसके जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है वो भी आपको इलॉजिकल दिखेंगे, ठीक है। खैर इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो धर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मनु के लिए। मनु कहते हैं कि अगर आपको अर्थ काम सब कुछ छोड़ना पड़े तो भी चल जाएगा, लेकिन रिलीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धर्म इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, द लॉ कोड established by Manu is still a basis of Hindu religion under a which detailed description has been given। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, यही सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ी दिक्कत है कि आज भी जो है बहुत सारे लोग मनुस्मृति को फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग उसको जो है डिवाइन मानते हैं। बहुत सारे लोग जो है इलॉजिकल बायस्ड टेक्स्ट को जो है आप क्या कह सकते हैं अपना रिलीजन का बेसिस मानते हैं। तो ये जो है यहाँ पर जो है मेन कंटेंशन जो है शुरू होता है। पहले समझ लेते हैं हम मनु का कंसेप्शन क्या है जस्टिस रिलेटेड। जस्टिस के लिए मनु बताते हैं कि दो तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। एक तो कॉन्फ्लिक्ट जब होगा जब किंग जो है अपना काम, मतलब दो तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। एक तो पहला कॉन्फ्लिक्ट होगा कोई क्राइम किसी ने करा, किसी ने किसी को चोरी की, ऐसा कुछ भी किया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास दौलत है, ठीक है, उसकी डिवीजन, आपकी प्रॉपर्टी इसके डिवीजन के बेसिस पे, लैंड के डिवीजन की वजह से, ये सब की वजह से आपको एक तरीके का डिस्प्यूट होगा, ठीक है। तो दो रीजंस हो सकते हैं। और काम किसका है, किंग का है जस्टिस करने का। लेकिन अगर किंग के पास टाइम नहीं है तो उसको ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण को जो है अपॉइंट करना चाहिए एज अ जज। अब इसमें भी देखिए बड़ा वो है, अब मैं आपको बताती हूँ आगे। वो ये कहते हैं कि रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ अ जज, देखिए उनकी भाषा में बताती हूँ मैं आपको, मेरे हिसाब से भी कुछ नहीं कह रही हूँ। मनु सेज दैट ओनली अ ब्राह्मण इज एलिजिबल टू बी अ जज, इन एनी केस अ शूद्रा शुड नॉट बी मेड अ जज। देखिए वो ये भी मेंशन करते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई ब्राह्मण पढ़े लिखे होते थे इसलिए उस टाइम पे उनको बना दिया जाता था। अगर मैं आपको बता दूं, आप मनुस्मृति खोल के देखिए, मनुस्मृति तो आपके पास नहीं होगी बट इनके उसमें बताते हैं कि शूद्र इंसान कितना भी लर्न क्यों ना हो, कितना भी लर्न मैन क्यों ना हो, उसे किसी भी हालत में जो है जज नहीं बनना चाहिए, ठीक है। विमेन तो छोड़ ही दीजिए, मनुस्मृति में ये बताया जाता है कि आपको क्या करना है कि जज हमेशा कौन बनना चाहिए, ब्राह्मण बनना चाहिए। और ये ब्राह्मण जो है ना, ये पूरा कास्ट बेस्ड बर्थ, मतलब ये जो बर्थ सिस्टम, बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम है। ये आप कहीं मत समझिए कि ये जो है जैसे कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं इसको सपोर्ट करने के लिए कि ये तो बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ ड्यूटी इन लाइफ है। ये गलत चीज़ है। ये जो मनुस्मृति का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका जो कॉन्सेप्ट है लिटरली ऑन बर्थ है। क्योंकि अगर इनका कॉन्सेप्ट बर्थ के बेसिस पे नहीं होता तो ये नहीं कहते कि अगर कोई शूद्र जो है बात सुन रहा है तो आप उसके कान में जो है गरम लोहा पिघला के डाल दीजिए। ये सब चीज़ें वो नहीं कहते। अभी आगे मैं आपको बताऊंगी।
अब देखिए अब उसके बारे में हम जस्टिस के बारे में समझ लेते हैं। जस्टिस के बारे में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा दे रही हूँ। जस्टिस में देखिए, अगर आपके पास आप गए कोर्ट में, तो आपको क्या मांगेंगे? सबूत मांगेंगे। सबूत में भी वो दो बता रहे हैं, एक तो ह्यूमन का प्रूफ, एक डिवाइन सैल्यूटेशन। अब डिवाइन को तो छोड़ ही दीजिए, अब डिवाइन में तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो भूल जाइए। अब ह्यूमन प्रूफ में तीन तरीके के प्रूफ है, तो उसमें वो बताते हैं कि रिटर्न प्रूफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिटर्न प्रूफ जो है कोई भी इंसान देखिए, लिखा हुआ प्रूफ ऑफ कोर्स सी बात है ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, लेकिन वो कहते हैं किसी को फोर्सफुली नहीं लिखाना चाहिए। उसके बाद आप जो चीज़ें देखते हो, ठीक है, उसकी अगर आपने किसी कोई आपको बोलता है ना स्टेटमेंट देता है, आता है कोर्ट में, मैंने ये देखा, लेकिन जो झूठा इंसान है आप उसकी बात नहीं सुन सकते। और कोई गवाही देता है, तो गवाही देने से पहले आपको क्या करना है? ओथ लेना है। आज भी हम लोग ओथ लेते हैं, ठीक है। और अगर किसी ने गलत ओथ दिया तो उसको जो है स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी है। तो खैर ये सब बातें हैं। और विमेन के लिए विमेन से आपको एविडेंस मांगना है, ये सब चीज़ें हैं। पनिशमेंट को तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कहते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। पनिशमेंट जो है किंग है ना, दंड जो है किंग है। और अलग अलग तरीके के दंड है होते हैं, धिक दंड, वक दंड, धन दंड और वाद दंड। मैं आपको फिर कह रही हूँ, ये वाला मैंने बहुत अच्छे से टॉपिक समझाया है वहाँ पर। कॉर्पोरल दंड, मॉनेटरी दंड, नॉन मॉनेटरी दंड, ये सब जो है कितना दंड देना है, ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाई है। आप एक काम कीजिए, IIPT का जो मेरा वन शॉट रिविजन वीडियो है, ठीक है, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। IIPT का आप सर्च करिए, वन शॉट रिविजन वीडियो, ठीक है। उसमें तकरीबन 1 घंटे में मैंने आपको पूरा हर चीज़ समझा दी है, ठीक है। तो वो आप जाके सर्च करिए, वहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के दंड एंड उसके जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ फिर से रिपीट नहीं कर सकती, ठीक है, दैट इज़ माई लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। अब बात करते हैं वर्ण सिस्टम की। तो मनुस्मृति में पहले तो 4 वर्णों में बांटा गया था, उसके बाद 4 आश्रम में बांटा गया था। अब 4 आश्रम में जो बांटा गया था वो स्टेजेस ऑफ लाइफ है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ लाइफ, जैसे कि एक इंसान को पैदा हुआ तो 25 साल तक की उम्र तक क्या करना है, ठीक है। ये भी बड़ा आप कह सकते हैं इलॉजिकल सी बात है। आजकल 100 साल तक कौन जीता है, ठीक है। और 25 साल तक की उम्र तक ये करना है, 50 साल की उम्र तक ये करना है, 75 साल की उम्र तक ये करना है, फिर 100 साल की उम्र तक ये करना है, ठीक है। तो जैसे कि इंसान को पता है कि वो 100 साल जीने ही वाला है, खैर वो अलग बात है। धर्म अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें, धर्म सूत्रों का हम फॉलो करें, तो मनु ये बताते हैं कि ब्रह्मा ब्रह्मा देव, देखिए मैं फिर बता रही हूँ, ओरिजिन बताने की क्या कोशिश की जा रही है, गॉड को बीच में ला दिया जाता है। गॉड को बीच में लाके हर चीज़ को अपनी प्रूफ करने की कोशिश की जाती है कि ब्राह्मण जो है माउथ से पैदा हुए, क्षत्रिय आम से पैदा हुए, वैश्य थाई से पैदा हुए, शूद्र जो है फीट में से पैदा हुए। मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ मनु का मेंशन है। अब ये देखिए, ये मिथ है, इसको आप यहाँ पर समझ लीजिए। अभी भी अगर आप पढ़े लिखे होने के बाद भी इस बात पे यकीन करते हैं, तो फिर मैं आप कुछ कह नहीं सकती। तो मिथ जो है ये वॉज यूज टू पपोर्ट अ फॉर्म ऑफ डिवाइन लेजिटिमेसी एंड लेजिटिमेसी टू द सिस्टम। इस वजह से ये 2000 सालों से जो है इंडिया के अंदर ये जो 2000 साल, तो मैं ऐसा कह रही हूँ, उससे पहले भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो 2000 साल से ये जो सिस्टम चला रहा है अनजस्ट, ये जो है अभी तक बटा हुआ है। अभी भी लोग बहुत सारे, जो अगर आप गाँव में जाएंगे तो लोअर कास्ट हायर कास्ट इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ इसलिए थी, ये इसलिए बनाई गई थी मिथ। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप बिलीव करें कि कोई, कैसे हो सकता है कि कोई सभी जो है क्या कहते हैं गॉड ने पैदा किया और किसी को इक्वल किसी को अनइक्वल बनाया, ठीक है। तो ये मिथ है। मिथ इसलिए है ताकि डिवाइन लेजिटिमेसी बताई जाए कि कोई ऊपर है कोई नीचे है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है बताने की कोशिश की जा रही है। और ये फंक्शनल डिवीजन वाज बेस्ड ऑन बर्थ ऑफ अ पर्सन इन अ पर्टिकुलर वन एंड देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मोबिलिटी। देखिए कुछ लोग कुछ इंडियन स्कॉलर्स जो है ना सपोर्ट करने के लिए कि भाई इंडियन सिस्टम बहुत अच्छा था, ये कहते हैं कि बर्थ के बेसिस पे नहीं था ये, तो हम उसके बेसिस पे था, अगर आप क्या काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे था, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे था। लेकिन इट इज़ वेरी क्लियर कि बर्थ पे बेसिस पे था, ठीक है। अगर आप आइडिया पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। अगर आप महाभारत के अंदर भी आइडिया पढ़ेंगे, रामायण के अंदर भी आइडिया पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल, एकलव्य को ले लीजिए, आप ले लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं उसको वो नहीं करूँगी एलेबरेट, ठीक है। तो वो आप समझ जाइए कि ये बर्थ के बेसिस पे था, ठीक है। ये कतई ऐसा नहीं था कि इसमें जो है ऑक्यूपेशन के बेसिस पे था। तो ये चीज़ तो आप इसको समझिए मत। अब देखिए महाभारत खुद जो है उसका लिखा गया जो है बोला जाता है 5th सेंचुरी BC के टाइम पे लिखा गया। अब खैर उसमें भी अलग अलग इश्यूज है, बट अब ये इसको बोला जा रहा है कि वैदिक पीरियड जो था, वैदिक पीरियड में जो है इंटरवर्णा मोबिलिटी पॉसिबल थी। अब इंटरवर्णा मोबिलिटी जो है वो पॉसिबल थी,
ठीक है। अब इसकी भी हमें कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलते हैं, हमें इसके स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलते, ये हमको समझना है। लेकिन उसमें इतना स्ट्रिंजेंटली नहीं बताया गया था जितना मनुस्मृति में बताया गया है कि सब लोग इक्वल नहीं है, सारे मैन डिफरेंट कैपेसिटीज परफॉर्म करना चाहिए, डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ों के लिए सूटेबल है। तो ये मनु जो है बर्थ के बेसिस पे बताते हैं, ना कि मेरिट के बेसिस पे। और ब्राह्मण को कहा जाता है कि वो नॉलेज नॉलेज देने के लिए है, क्षत्रिय को बोला जाता है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। देखिए अगेन मैंने इस सब के फीचर्स बहुत डिटेल में बताया है, मैं फिर से उसमें नहीं जा रही, ठीक है। पहले ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अनइक्वल मुझे ये सब पढ़ाने में भी आई फील अ लॉट ऑफ these things which we are reinstating again and again, that Brahmin are these and Kshatriyas are these and these Vaishyas are these and Shodras are these. So this is also propagating and reinstating of inequalities, ठीक है। तो आई डोंट वांट टू टीच इट अगेन एंड अगेन। वैश्यास जो है गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे, तो ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी वहाँ आईआईपीटी में पढ़ा चुकी हूँ, आप जाके पढ़ सकते हैं। शूद्रास जो है वो सर्विस देते हैं, ठीक है। तो ये तीन बाकी सब चीज़ें जो है मैनुअल लेबर करेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको अब मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। हायरकी के बेसिस पे है, सबसे लोअर हायरकी कौन सी है, शूद्र है, शूद्र बॉटम में है। अलग अलग जो है वर्ण की अलग अलग जो है डिवीजन है, उसमें यही चीज़ें आर्ग्यूमेंट क्या है, ये हायरकी ऐसी है कि ऊपर वाले जो है वो, ये कौन सी बात हुई भाई कि आपको क्या पता कि आप दूसरा जन्म है आपका, दूसरे लोगों को आपका पहला जन्म है, आपको पता चलता है कि आप दूसरे जन्म में आए, दूसरी बार दुनिया में आए। तो दूसरे जो कास्ट है बाकी सब वो ट्वाइस बॉर्न कास्ट है, और जो बेचारे शूद्र है वो क्या है, वो अभी मतलब उनका ट्वाइस बॉर्न कास्ट नहीं है, तो उनको क्या करना है, दूसरे लोगों को सर्व करना है। तो ये कितना मतलब गलत सिस्टम, इंसान पूरी ज़िंदगी अपनी निकाल देगा, सर्व करते करते सोचेगा मैं अगले जन्म में पैदा होऊंगा तो मैं भी ट्वाइस बॉर्न कास्ट बनूंगा, और हो गया काम खत्म, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है जो कि मनु ने प्रिस्क्राइब की है फॉर ईच वर्ण। और ब्राह्मण को जो है देखिए बताया जाता है कि ब्राह्मण का नाम ऐसा चूज करना चाहिए जिससे रिस्पेक्ट दी जाए, क्षत्रिय का ऐसा चूज करना चाहिए जिसमें पावर हो, वैश्यास का वेल्थ सिग्निफाई करना चाहिए, और शूद्रास का नाम कैसा रखना चाहिए जिससे डिसऑनर। चलिए आप उनसे काम करवा रहे हैं, ठीक है, आप उनसे सेवा ले रहे हैं, ठीक है, डिसऑनर करना, उन्हें डीह्यूमनाइज करना, उन्हें इंसान जानवर से भी खराब ट्रीट करना, अभी मैं आपको बताऊंगी आगे। जानवर से भी खराब ट्रीट करना मतलब प्रिविलेज ऐसी थी कि ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण प्रिविलेज की अगर बात करते हैं, तो अगर किंग 100 साल का हो, तो अगर 10 साल का भी बच्चा रहे और ब्राह्मण रहे तो उसको अपने फादर जैसी इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और एक अनएजुकेटेड ब्राह्मण भी जो है किंग को पढ़ा सकता है, भाई क्या पढ़ाएगा वो हमको नहीं मालूम, लेकिन वो पढ़ा सकता है, ठीक है। और अगर कोई ब्राह्मण को किसी ने इंस्लेव किया तो क्या करना पड़ेगा, उसको 600 पन्ना फाइन देनी पड़ेगी। पन्ना कौन सी उस टाइम पे करेंसी थी वो मुझे भी नहीं पता है, बट वो देनी पड़ेगी, उस टाइम की करेंसी थी। अब और अगर सर्विस जो आप शूद्र से लेते हैं उनको पैसे तक नहीं देते हैं, और उनको फ्री में सर्विस देते लगाते हैं, और उसके बाद ये कहते हैं कि इनफैक्ट दे शुड कंसिडर देमसेल्फ फॉर्चुनेट that they have got the opportunity to serve the higher caste and should do it as a duty। भाई किसी से आप काम करवा रहे तो उसे ज़िंदगी चलाने के लिए पैसा तो दीजिए, उसको पैसा भी नहीं देना है, ठीक है। उनको बोलना है कि भैया आपकी खुशकिस्मती है कि आपको हमको सर्व करने का मौका मिला है। और तो और मनु ये बताते हैं कि जहाँ पर ब्राह्मण खुश नहीं है वो लैंड जो है डिवास्ट हो जाएगा। और एक और चीज़, सुपीरियरिटी ऑफ ब्राह्मण, देखिए इतनी सुपीरियरिटी ऑफ ब्राह्मण है कि मनु ये भी कहते हैं कि अगर कोई भी ब्राह्मण अगर शूद्र को पढ़ाता है, ठीक है, तो वो उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जानी चाहिए और उसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। शूद्रास को एजुकेशन के लायक ही नहीं है, ना वो रूल करने के लायक है, ठीक है। और अगर कहीं शूद्र कोई रूलर बन गया तो वहाँ पर सब लोग को छोड़ के जो है चल जाना चाहिए। अब देखिए अगर शूद्र ने, देखिए आप पढ़कर आपको बड़ा आई डोंट नो कैसा फील होगा, लेकिन मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के बताती हूँ। इफ अ शूद्र इंसल्टेड अ पर्सन ऑफ अ हायर कास्ट हिज टंग कुड बी कट ऑफ। अगर किसी शूद्र ने हायर कास्ट पर्सन को इंसल्ट किया उसकी जबान आप काट सकते हो, ठीक है, सोचिए। और अगर उसने अपर कास्ट पर्सन को अब्यूज करा तो 10 फिंगर लॉन्ग रेड हॉट नेल कुड बी पुट इन हिज माउथ। कितनी ज़्यादा इन डीह्यूमनाइजिंग आप देख सकते हैं कंडीशंस जो है बताई गई है। इफ़ ही क्लेम टू नो मोर अबाउट ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण के बारे में जानने की कोशिश की तो द किंग कुड पोर बर्निंग ऑयल इनटू हिज माउथ एंड ईयर्स। किंग जो है बर्निंग ऑयल उसके माउथ एंड ईयर्स में डाल सकता है, ठीक है। अगर शूद्र मैन हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ हाई कास्ट वुमेन, उसको डेथ दे दी जाए और उसकी प्रॉपर्टी छीन ली जाए। और ब्राह्मण के लिए इतना ज़्यादा फेवरेटिज्म कि ये जो है पेनल लॉस इस तरीके से बताया गया है कि अगर पनिशमेंट, जो पनिशमेंट शूद्र के लिए है और ब्राह्मण के लिए, उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है।
और साथ में खाना पीना रहना तो छोड़ ही दीजिए, इसलिए तो आप देखेंगे कि वेल्थ अलग गाँव में, और खाना अलाउड नहीं, परछाई अलाउड नहीं, और जितनी भी आप देखेंगे इनइक्वालिटीज़ गाँव में आप जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इंटर क्विजन और इंटर कास्ट मैरिजेस भी अलाउड नहीं, कुछ भी अलाउड नहीं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद मैं आपको बता रही थी आश्रम धर्म के बारे में। आश्रम धर्म मैंने आपको पहले बताया, ये भी मैं आपको पहले लास्ट आईआईपीटी में समझा चुकी हूँ, शॉर्ट में आपको बताऊंगी। 4 धर्म होते हैं। एक तो पहला बताने की कोशिश की जाती है 25 साल की उम्र तक के, जब आपको अपनी फैमिली से दूर रहना है। भैया इंसान जो है पैदा होता है, ये स्टेज में फैमिली से दूर कैसे रह सकता है। खैर इसमें डिसिप्लिनरीज को फॉलो करना है, गुरु का आश्रम फॉलो करना है, उसे जो है कोई भी मटेरियलिस्टिक प्रेजर नहीं उसको लेना है, और उसको खाना भी जैसे कि मतलब ये आप इसी एज में होंगे आई होप, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको फॉलो करते हो तो इसके अकॉर्डिंग आपको खाना भी जो है क्या करना है, क्या करना है आपको, खाना खाना भी आपको एज एन एम्स लेना है, भिक्षु भीख मांग के आपको खाना है, ठीक है। और आपको नॉलेज जो है इसके टाइम पे कलेक्ट करनी है, ठीक है। ब्रह्मचार्य, ठीक है। सेकेंडली होती है गृहस्थ। अब इंसान 25 साल के बाद जिए नहीं जिए, 25 से लेके 50 साल तक के गृहस्थ, मतलब शादी करनी है, सोसाइटी में आपको मटेरियलिस्टिक प्लेजर एंजॉय करने हैं, और 13 संस्कार परफॉर्म करने हैं आपकी पूरी लाइफ में। मनुस्मृति, अब मनुस्मृति में बताएगा, उसमें से बहुत सारे संस्कार जिसकी मैं आपको बता रही थी, उपनयन संस्कार। दिस इज ओनली फॉर दी फॉर व्हाट, फॉर पर्टिकुलरली फॉर दी ब्राह्मण, ठीक है। उसके बाद अब बात करेंगे वेद आरंभ, समवतन, मैरिज, रिटायरमेंट, ये सब अलग अलग बहुत सारे 16 तरीके के 13 तरीके के राइट्स दिए, संस्कार दिए गए। तो आज भी हिंदू लोग इसको बहुत सारे फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे अनइक्वल है, कास्ट के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो इसको बॉयकॉट करना चाहिए, बट ठीक है जो भी है। इसके बाद हम समझते हैं कि बहुत उन्होंने डिफरेंट तरीके की मैरिजेस भी बताई है। अभी आपने अपनी 12th क्लास की एनसीईआरटी, अगर आप ह्यूमैनिटी स्टूडेंट होंगे तो आपने पढ़ी होगी, मैं आपको उसमें नहीं बताना चाहती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैरिजेस के भी ऐसे ऐसे फॉर्म बताते हैं ना कि बस। एक तो ब्रह्म विवाह, एक देव विवाह, अर्श विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैसज विवाह। 8 तरीके के विवाह बताते हैं, इसमें 4 तरीके के अच्छे हैं, 4 तरीके के खराब है। और उसमें भी वो जो विवाह बताते हैं, एक दो विवाह में तो देखिए, एक में क्या होता है कि पहले तो आपको दहेज का जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलता है, ठीक है। दहेज मतलब पहले तो विमेन को इतना डेरोगेटरी बताया जाता है कि विमेन जो है, मतलब विमेन को शादी करने के लिए दहेज देना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप देखेंगे कि एक विवाह ऐसा बताया जाता है कि अगर द मैन हु रेप्ड विमेन, उसको उससे शादी करवा दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके के आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए हम जब कहते हैं ना कि एंशियंट इंडिया विश्व गुरु है या फिर विश्व गुरु इंडिया बन सकता है, तो हमें हमेशा देखना चाहिए कि क्या क्या हमारे पास इनइक्वालिटीज़ जो है सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, बिफोर हम ये कहें कि हम लोग के पास तो भाई बहुत इगैलिटेरियन सिस्टम था, या हमारे पास विमेन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी। ये चीज़ को आपको देखने से पहले जो है इसको जो है पढ़ना ज़रा ज़रूरी है। मोर ओवर आप देखिए कि 50 साल के बाद वानप्रस्थ आश्रम की स्टेज आती है जो 25 साल तक रहेगा। अब अपने बेटे को आपको सारी ड्यूटीज़ दे देनी है, और आपको अपने लास्ट स्टेज के लिए तैयार होना है। अपने फूड एंड क्लोथिंग आपको सिंपल रहना है, मतलब आपको सिर्फ 25 साल अपनी ज़िंदगी के अच्छे से रहना है, बाकी 25 साल फिर आप वानप्रस्थ आश्रम में चल जाइए। संन्यास लेने के लिए आप क्या करिए, घूमते रहिए यहाँ से वहाँ, और मोक्ष की प्राप्ति करिए, और अब सब चीज़ छोड़कर जो है इधर उधर जाते रहिए। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं शायद ही कोई ऐसा करता होगा। और आप इसको मतलब देख सकते हैं कि किस तरीके से खैर इसको तो ये रिलीजन बेसिस है, तो मैं इसको ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन ये एक तरीके से इतना टफ जो है बताया गया है कि ये आपको करना है, ठीक है। तो खैर ये चीज़ें छोड़िए, इसके बाद हम समझते हैं, अब विमेन के बारे में पढ़ते हैं। तो विमेन के बारे में देखिए, जब मनु की बात आती है तो विमेन के बारे में कुछ कुछ चीज़ें, एक दो कोट आपको बहुत अच्छे विमेन के लिए मिल जाएंगे, जहाँ नारी की पूजा होती है और वहाँ वो घर अच्छा होता है, ऐसा वैसा ऐसा एक दो कोट आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ के कि वाह मनु के कितने अच्छे थॉट हैं। और मनु को जो है प्रोटेक्ट कर, मतलब मनु कहते हैं विमेन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे कि विमेन को बोला गया है कि विमेन विमेन का नेचर क्या है कि टू सीड्यूस मैन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वो मनुस्मृति, मनुस्मृति के अकॉर्डिंग। मतलब उनको काम ही नहीं है कि बस वो सीड्यूस ही करते रहेंगी मैन को, इसलिए मैन को जो है ध्यान रखना चाहिए खुद का, और अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करना चाहिए। विमेन को ये भी बताया गया है कि कौन सी विमेन से शादी नहीं करना चाहिए, जैसे जिसके रेड हेयर है, जिसका कोई बॉडी पार्ट खराब है, जो बीमार पड़ चुकी है, जिसके पास बाल नहीं है, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें।
और अभी भी जो मैं बहुत ही ज़्यादा इस बारे में वो हूँ। आज भी जो है बहुत सारी जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन हैं इंडिया के अंदर, गाँव के अंदर या शहर के अंदर, दोनों भी चीज़ें ऐसी है। बहुत सारी जो है उन पे हिंदू सोसाइटी में पर्टिकुलरली लिमिटेशंस लगा दी जाती है, ऑब्लिगेशंस लगा दी जाती है। आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आप वहाँ नहीं जा सकते, आप इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, मंदिर नहीं जा सकते। खैर, तो ये जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन होती है, तो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन के लिए बहुत सारे ऑब्लिगेशंस लगा दिए गए थे, आप कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे कि आप कोई ऑस्पिशियस ओकेजन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इम्प्योर हो। तो भैया आप हर महीने 7 दिन इम्प्योर रहोगे, तो आप तो ऐसे अपनी लाइफ के कितने दिन जो है आप क्या करोगे, अच्छी अच्छी चीज़ों से मिस कर दोगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बायस्ड जो है ओपिनियन देखने को मिलते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई हायर कास्ट में से अगर किसी ने शूद्रा विमेन से शादी कर लिया, तो इंटायर फैमिली जो है वो क्या कहते हैं, बर्बाद हो जाएगी। ये भी चीज़ें मेंशन करते हैं। उसके अलावा वो इंसान जो भी चीज़ें देगा डाइटीज को, तो डाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे वो सब चीज़ें, ठीक है। और विमेन के लिए तो और ही इम्पोर्टेंट, अगर विमेन ने क्या कहते हैं शादी कर ली किसी से, तो विमेन का काम क्या है, विमेन का काम है बस वो मैन की वर्शिप करना। भाई मतलब अगर आप कह रहे हो कि वुमेन और मैन के बीच में इक्वालिटी थी, तो ये कैसी इक्वालिटी है आपको, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि मैन के पास कोई वर्च्यू हो या ना हो, हैव सेक्सुअल परवर्शंस और आर डिवाइड ऑफ एनी गुड क्वालिटी, वीमेन शुड वर्शिप देम एंड सर्व देम, और यही उनका सेल्वेशन का, मोक्ष प्राप्ति का तरीका है, और इसी के बेसिस पे वो हेवन जा सकती है, ठीक है। जो विमेन अपने हस्बैंड को मतलब ओबे करेगी वो, और नहीं करेगी तो उसको वो उसकी डेथ हो जाएगी, एंड ऑल दिस, ठीक है। तो पढ़ाने में बड़ा इलॉजिकल और इनसेंसिबल और आप कह सकते हैं, छोड़िए। तो यहाँ पर देखिए, कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, एसोसिएशन विद विग मैन, सेपरेशन फ्रॉम हस्बैंड, वॉन्डरिंग एंड स्लीपिंग आइडियल आर कंसिडर प्राइमरी डीमेरिट्स ऑफ वुमेन, ठीक है। मतलब ये कि मतलब विमेन जो है वहाँ घूम नहीं सकती, शराब पीना और हस्बैंड से अलग हो जाना, ये सब विमेन की जो है वो है, मतलब डीमेरिट्स है। और विमेन को जो है अपने हस्बैंड के लिए फेथफुल होना चाहिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पेट्रियार्की, पेट्रियार्की यानी मेल चाइल्ड को जन्म देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इनफैक्ट अगर कोई विमेन मेल चाइल्ड को नहीं जन्म दे पाई, तो वो उसको हस्बैंड जो है छोड़ भी सकता है, दूसरी शादी भी कर सकता है। तो ये आप इतनी पेट्रियार्की जो है डीपली आप देख सकते हैं। एक और चीज़, अगर कोई विमेन जो है, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो खराब आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है, एक तो सती का कॉन्सेप्ट। दूसरा चीज़ ये है कि विमेन, अगर एक बार विमेन का हस्बैंड जो है डाई हो जाता है, ठीक है, तो उसे अपनी लाइफ जो है इतनी मतलब वो बोलते हैं विमेन को कपड़े अच्छे नहीं पहनने हैं, बिल्कुल ख़राब कपड़े पहनने हैं। एंड उसमें मैं डिटेल में नहीं जा रही, लेकिन आप पढ़ेंगे अगर आप अलग से जाके आपको पढ़ना है तो वो कहते हैं कि विमेन को आप खाना भी अच्छा मत दो, उनको फ्लावर्स दो, वेजिटेबल रूट्स दो, फ्रूट दो, खराब खाना दो, उनकी क्या, ताकि वो और उनकी मतलब जो हेड शेव कर दो, ताकि वो किसी और मैन को अट्रैक्ट ना कर पाए। उसकी विडो की जो है रीमैरिज होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और विमेन लाइफ में बहुत सारे जो है स्ट्रिक्ट कोड्स हैं, और ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि बहुत टाइम से फॉलो हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, और इसलिए मनुस्मृति को बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज़ किया गया है फेमिनिस्ट। ऑफ कोर्स क्रिटिसाइज़ करेंगे, फेमिनिस्ट हो या नहीं हो, कोई सेंसिबल इंसान जो है वो क्रिटिसाइज़ करेगा, ठीक है। तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग विमेन जो है मेयरली क्या है, मेल चाइल्ड प्रोड्यूसिंग मशीन है। और उनका काम क्या है कि बच्चों को बड़ा करना, अपनी फैमिलीज की नीड्स को पूरा करना, हस्बैंड को खुश रखना, और अगर नहीं कर पाई तो उसे छोड़ दो, दूसरे से शादी कर लो, और उसकी लाइफ क्या है फिर उसके बाद उसकी लाइफ में कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें जो है आई होप समझ पाए होंगे। तो इनके जो सोशल लॉस है वो आपको कभी भी इनकी तारीफ करने के तो आएगा नहीं, सोशल लॉस की आप तारीफ करिए, आप क्रिटिसिज्म ही आएगा। तो आप भर भर के जो है इसमें क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत सारे क्रिटिसिज्म बताया है। पर रही बात पॉलिटिकल थॉट्स की, तो पॉलिटिकल थॉट्स को आपको आ सकता है कि एनालाइज करिए, तो आप उसके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। अब मनु के बारे में अगर हम देखें, तो मनु एक लॉ स्पीकर भी थे, उन्होंने ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया, पॉलिटिकल थिंकर भी थे। लेकिन इनकी जो बातें, बाकी सब बातें हैं, वो इनकी सब पॉलिटिकल थिंकिंग को ओवर डाइल्यूट कर देती है। जब आप इतनी सारी खराब बातें बोलेंगे, या एक दो भी आप ऐसी कुछ बातें कह देंगे जो बाकी सब आपके पॉलिटिकल थॉट्स की क्या वैल्यू रह जाएगी, ठीक है। तो मनु के आइडिया की अगर हम बात करें, तो इट इज़ रिगार्डिंग मोर ऑफ व्हाट हम समझते हैं। अगर मनु के आइडियाज़ अगर हम समझे, तो मनु के आइडियाज़ इज़ मोर ऑफ व्हाट पॉलिटिकल थिंकर के आइडियाज़ है। उसमें उन्होंने हर चीज़ बताई है। और अपार्ट फ्रॉम हिज सोशल आइडियाज़, उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ थोड़े बहुत सेंसिबल है, ठीक है, थोड़ा बहुत सेंस मेक करते हैं, थोड़ा बहुत,
मैं अगेन कह रही हूँ थोड़ा बहुत इसलिए क्योंकि उनके सोशल जो पॉलिटिकल आइडियाज़ है उसमें भी उन्होंने बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ मेंशन की है, बट स्टिल थोड़े बहुत आइडियाज़ उनके जो है वो आप रिलेट कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि आइडियाज़ जो है वो अच्छे हैं। ठीक है, तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू, दीज आर फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस विच यू कैन प्रैक्टिस। ठीक है, एंड आई होप यू हैव जॉइन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, आई विल मतलब मैंने इसको पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैंने IIPT का जो मटेरियल अपलोड किया है वो आपको इसके लिए हेल्प करेगा। सॉल्व का मटेरियल स्टूडेंट्स कीप ऑन आस्किंग मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, ये एंटायर PDF मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो आपको वहाँ मिल जाएगा इजीली, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो खैर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और हमने इसमें डिटेल में जो है मनु को डिस्कस कर लिया है, एंड आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।